नमस्ते मित्रों। चैनल वी आर आर्टिस्ट, इस चैनल में सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक युवा कलाकार जो मुंबई में स्थित हैं एंड उनकी कलाकृति में एक बहुत ही विशिष्ट एस्पेक्ट अगर मैं कहूँ तो एक क्रिएटिव कॉम्पोजिशन और फॉर्म्स के बारे में। तो जानते हैं, उनसे मिलते हैं, सागर कांबले से। सागर, चैनल वी आर आर्टिस्ट में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने चैनल वी आर आर्टिस्ट पे मुझे आके अपने काम के बारे में मेरे बारे में बात करने का मौका दिया है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर सर। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर सागर, इट्स माय प्लेजर। सागर, मैं कलाकृति के बारे में डिस्कस करने से पहले संक्षिप्त में अपने बारे में थोड़ा बताऊं ना, क्योंकि मैं जहां तक मैं जानता हूं कि एक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आते हूं जहां की बैकग्राउंड पूरे एग्रीकल्चर बेस्ड है, यस सर, यस सर। जहाँ की ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर बेस्ड है, जहाँ की वो संस्कृति, वो कला पद्धति, वो बहुत एक फोक स्टाइल में है उसमें। एंड वहां से लेकर मुंबई के शहर तक, इसमें जहाँ पे एक कॉस्मोपॉलिटन है, उसमें उस एनवायरनमेंट में उसमें अपनी वो जो यात्रा है थोड़ा संक्षिप्त में बताओगे? यस सर, जरूर जरूर। अ, तो मेरा जन्म महाराष्ट्र के छोटे से गांव में हुआ है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में। वहीं पे मैं बचपन का मेरे जो मैं पला बड़ा हूँ और मेरी जो बेसिक पढ़ाई है वो वहीं पे हुई है। मेरे गांव का जो एटमॉस्फेयर है या फिर जहाँ वहाँ का वातावरण है, तो वहाँ पे एक्चुअली जो वहाँ की पूरी लाइफ है वो खेती पे डिपेंड है। मोस्टली वहाँ पे खेती होती है। अभी कुछ साल पहले से लोग बाहर निकलने चालू हो गए हैं, मतलब जॉब के लिए या फिर ऐसे। लेकिन उसके पहले से पूरा खेती पे ही पूरा जीवन चलता था। वहाँ के जो मेनली वुमेन्स वगैरह है, जो वो मोस्टली खेती में ही काम करती है। लाइक मुझे लगता है कि पुरुषों के बराबर, मुझे इनफैक्ट मुझे लगता है कि पुरुषों से आगे ज़्यादा काम खेती में करती है, क्योंकि उनको घर का काम करना होता है, उसके बाद खेती का काम। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद मेरे गांव के आसपास एक कर्नाटक बॉर्डर है, वहाँ पे भी एक अभी भी आदि देवदासी करके प्रथा जो है चल रही है, वो अभी भी चलती है उधर। तो ये सब सारा एटमॉस्फेयर मैं बचपन से देखते आया हूँ, महसूस करते आया हूँ, उसका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लेते आया हूँ। तो बचपन से एक्चुअली मुझे आर्ट में रुचि थी। स्कूल टाइम पे मैंने बहुत सारा मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। एक्चुअली स्कूल टाइम में एक सेशन रहता है स्कूल में कि दिन विशेष करके। तो दिन विशेष क्या होता है कि जो भी कुछ अपना हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है या फिर जो कुछ बड़े महान व्यक्ति है, उनका जन्मदिन या पुण्यतिथि रहती थी। तो वहाँ पे ऐसा है कि ब्लैक बोर्ड पे डेली उनका नाम लिखना, आज किसकी बर्थडे है या फिर किसका पुण्यतिथि है। तो सर ने मुझे उस टाइम ऐसा काम दिया था कि तुम डेली आके जो भी महान व्यक्ति है उनका वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे पोर्ट्रेट बनाओगे। तो एक्चुअली तब से मेरा काम थोड़ा थोड़ा ड्राइंग में करते करता था। वहाँ से मुझे इंटरेस्ट क्रिएट होता चला गया। एक्चुअली वो स्कूल टाइम का डेज मेरा ड्राइंग से स्टार्ट होता था। तो बाकी जो ब्लैक बोर्ड है या फिर और डेकोरेशन के काम है स्कूल में, वो मेरे ऊपर भी पूरी जिम्मेदारी थी। तो ऐसे करके कि मेरा ड्राइंग में थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर फिर मैं ट्वेल्थ मैंने कंप्लीट की साइंस में। अ, हालांकि मेरी इंग्लिश गाँव का होने का बावजूद इतना अच्छी नहीं थी इंग्लिश। तो मुझे आगे लगा कि मैं इंग्लिश में या फिर साइंस में आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मेरा जो इंटरेस्ट था आर्ट में, तो मैंने सोचा कि मैं उसी में क्यों ना आगे बढ़ूँ। फिर उसके बाद उसके लिए मैंने फिर कोल्हापुर में एटीडी करके कोर्स था उस टाइम, मुझे कहीं से तो पता चला। फिर वहाँ जाके मैंने 2 साल का एटीडी कंप्लीट की। उस दौरान एटीडी के दौरान एक्चुअली ऐसा है कि जो मेरा इंटरेस्ट है आर्ट में, मैं उसी में फुल टाइम काम कर रहा था। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और जो मैं पसंद मेरे खुद का जो मैं चाहता हूँ वही मैं करता था। तो काफ़ी खुश था उस टाइम। और वहाँ के जो टीचर है उन्होंने मंगेश शिंदे सर करके, तो उन्होंने काफ़ी सारा काम करवा के लिया था। मैं डेली स्केचेस करता था कॉलेज छूटने के बाद, लैंडस्केप असाइनमेंट के साथ साथ। तो एक अलग सा था, एक खुशी थी कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। और उस टाइम मेरे फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि फार्मर फैमिली से होके एक अलग फील्ड में मैं काम कर रहा था, मैं कुछ पढ़ रहा था। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मैं क्या कर रहा हूँ ये उनको पता नहीं था, लेकिन
कुछ ना कुछ कर रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट था। तो वहाँ ईटीडी करने के बाद मुझे पता चला कि इसके बाद और भी कुछ कॉलेजेस है, जैसे कि मुंबई में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट है। उसके बारे में पता चला, और आगे लेवल की पढ़ाई उधर होती है। तो वहाँ के सर टीचर ने मुझे काफ़ी इनकरेज किया कि तुम्हें जाना चाहिए, जेजे में जाना चाहिए, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में। तो फिर मैंने जेजे की एंट्रेंस दी, और लकीली मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेजे का एडमिशन, जेजे में एडमिशन मिल गया। तो वहाँ से एक्चुअली मेरी प्रॉपर जर्नी स्टार्ट हो गई। अ, उस टाइम मैं काफ़ी रियलिस्टिक काम करता था, काफ़ी स्केचेस, ड्राइंग। कॉलेज छूटने के बाद सीएसटी में जाके स्केचिंग करना, लैंडस्केप्स करना। एक्चुअली जेजे का जो माहौल है वो बहुत कुछ सिखा देता है। जो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो कैंपस है, वहाँ के जो सीनियर्स लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, तो इनसे मैं काफ़ी कुछ सीखा उस टाइम। मेरा पोर्ट्रेट में मैं स्पेशली वाटर कलर में पहले काम ज़्यादा करता था, पर धीरे धीरे काम करते करते थर्ड ईयर में एक्चुअली एक प्रिंट मेकिंग का एक, जैसे कि इचिंग और लिथोग्राफ एक सेशन था। तो उस टाइम मैंने काफ़ी सारे प्रिंट मेकिंग किए। लिथोग्राफ के बड़े बड़े स्टोन्स हो गए, उस पर ड्राइंग करना, फिर इचिंग करना। तो एक अलग एक टेक्निक वाइज वो काम था, और उसपे थोड़ा सा मेहनत का काम था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था वो। तो मैंने काफ़ी सारे ड्राइंग्स, इचिंग, प्रिंट मेकिंग की। तो एक्चुअली वहाँ से थोड़ा सा मेरा जो काम की जो रूट है वो थोड़ा चेंज होते चला गया, क्योंकि प्रिंट मेकिंग के लिए एक थोड़ा सा अलग सा ड्राइंग मैं करता था, थोड़ा सा क्रिएटिव फॉर्म में। तो फिर वहाँ से मेरे थोड़ी सी जो स्टाइल है वो थोड़ी सी चेंज होती चली गई। फिर 2015 में मेरा बैचलर कंप्लीट हो गया। फिर पेंटिंग के लिए मैंने मास्टर्स में एडमिशन ली, और 2017 में मैं मास्टर्स मेरा कंप्लीट हुआ। मास्टर के टाइम जो 2 साल का टाइम था, तो उस टाइम मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया, अपने काम से लेके, अपने फॉर्म से लेके, या फिर मटेरियल, या फिर टेक्निक वाइज, थॉट प्रोसेस वाइज काफ़ी रिसर्च किया। अब देखोगे तो मेरे मास्टर की फाइनल पेंटिंग बहुत कम है, लेकिन छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है ना, वो बहुत ज़्यादा है। उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम राइस पेपर यूज़ किया, कहीं से तो मिला मुझे। एक्चुअली मुझे लगता है कि जेजे में फर्स्ट टाइम मैंने राइस पेपर उस टाइम यूज़ किया था। उसके बाद अभी कुछ बच्चे करते हैं, तो अलग अलग मटेरियल या फिर क्लॉथ पे मैंने काम किया था, जैसे कि हैंकरचीफ है, उस टाइम मैंने कुछ वर्क्स बनाए थे, वो काफ़ी काफ़ी अप्रिशिएट हुए थे उस टाइम। तो इस तरीके से मेरा अभी काम चल रहा है। तभी से 2017 से पास आउट हूँ, और तभी से लेके आज तक मैं एज अ फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुंबई में। बहुत सुंदर। मैं तुम्हारे कलाकृति के बारे में बाद में आऊंगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी है मुझे, सेइंग दैट कि जब तुम मास्टर्स कर रहे थे तभी काफी सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क किए, जैसे कि यस। मटेरियल्स हो, फॉर्म्स हो, या मुझे उसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताओ ना। वो पूरे 2 साल में वो किस किस टाइप के रिसर्च हुए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, कैसे हुए, कैसा लगा, कितना सक्सेस हुआ, कितना कुछ फेल हुआ, कुछ बनी नहीं बनी, कुछ जब एक्सपेरिमेंटल करते हैं तो कुछ बात बनती है, नहीं बनती है, ऐसे कुछ होता है। तो वो बताओ ना थोड़ा अपना। जरूर जरूर। मास्टर के टाइम काफ़ी टीचर, हमारे जो साबिर सर थे, उस टाइम हमें टीचर थे मास्टर्स के लिए। तो उन्होंने काफ़ी फ्रीडम दिया था कि आपको जो करना है आप मतलब कर सकते हो अपने काम के लिए, काम से काम के लिए। तो मैंने बचपन स्टार्टिंग से मैंने काम जो करना था, मुझे वो थोड़ा सा अलग टाइप का काम मुझे करना था। तो पहले मैं ऑयल कलर करता था, जैसे बैचलर से लेके। तो शुरुआती में मैंने थोड़े ऑयल्स ट्राई किए, अलग टेक्निक से ऑयल्स ट्राई किए, जैसे कि छोटे छोटे पेपर पे ट्रांसपेरेंट ऑयल कर, जैसे गेसो लगा के उस पर ट्रांसपेरेंट हम लोग कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। उसमें से कुछ वर्क काफ़ी अच्छे हुए थे उस टाइम। उसके बाद मैं इंक में काम करता था, जैसे कि इंक की बॉटल होती है, या फिर उसमें एक्रेलिक कलर भर के जो ड्राइंग है, रैपिडली ड्राइंग, फास्ट ड्राइंग। तो ये सब चीज़ें मैं करता था। धीरे धीरे करके मुझे कहीं ना कहीं से तो राइस पेपर मिल गया। एक्चुअली हमारी टूर गई थी कोलकाता। तो कोलकाता से मेरे एक दोस्त ने मुझे राइस पेपर लेके दे दिए थे कि तुम ये ट्राई करके देख। तो उसके ऊपर मैंने शुरुआती में कुछ वाटर वाटर कलर काम किए, फिर कुछ एक्रेलिक, फिर कुछ चारकोल। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा नया कुछ नहीं निकल रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, क्या कुछ जो चाहिए वो चीज़ें वो नहीं आ रही थी।
फिर भी मैं ओके ठीक है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हैपनिंग हो रहा है, तो सर ने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, इनकरेज किया कि करो, जो कुछ निकल रहा है वो निकलने दो। सर ने उस टाइम एक बात कही थी, मुझे अभी याद है कि जो सिम्बॉल्स वगैरह होता है कि तुम, ज़रूरी नहीं कि जो सिम्बॉल्स वगैरह है, जो जो पहले से है वो वही लेना चाहिए। तुम खुद के सिम्बॉल्स नहीं क्रिएट कर सकती हो। इस तरीके से बात है, या फिर जो सिंप्लिसिटी फॉर्म्स की है, उसके ऊपर भी मैंने काम किया। फॉर्म को लेके मैंने बहुत ड्राइंग्स में बहुत करा था, कि एक मेरा अलग सा फॉर्म होना चाहिए। फिर जो लाइन की जो क्वालिटी है, वो लाइन की क्वालिटी मेरी खुद की लाइन की क्वालिटी होनी चाहिए, इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था वो। फिर रिसर्च के टाइम मैंने बैचलर में एक रिसर्च किया था कि थीसिस जो बोलते हैं। उस टाइम ऐसा था कि मैंने लिया था सब्जेक्ट उसके लिए कि इंडियननेस इन पेंटिंग, मतलब पेंटिंग जो इंडियननेस है पेंटिंग में, उसके बारे में। तो वो करते करते मुझे कुछ चीज़ें, एलिमेंट जो इंडियन आर्ट के है, वो कुछ मेरे मुझे समझ में आएगी। जैसे कि जो लाइंस है अपने इंडियन आर्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्ट में। लाइंस जैसे कि अजंता की लाइन है, या फिर अजंता की जो लाइंस बनाई है, अलग अलग तरह की लाइन है। या फिर जो कलर की जो एप्लीकेशन है, वो फ्लैट कलर मोस्ट यूज किए जाते हैं इंडियन आर्ट में, देखा जाए तो प्रॉपर जो मिनिएचर या फिर और किसी। उसके बाद जो पर्सपेक्टिव है, वो मल्टी पर्सपेक्टिव व्यूज रहती है। या फिर और एक जो है उसका एक अभी मुझे नाम नहीं आ रहा है, कि लेकिन एक जो व्यू होता है कि अगर सामने एक साथ फिगर्स खड़े हैं, तो उसमें से जिसका एक इम्पोर्टेंस दिखाना है, या फिर जिसका क्या बोलते हैं, उसका एक बड़प्पन दिखाना है, तो उसके लिए वो फिगर बहुत बड़ी की जाती है। जैसे कि अपने अजंता में पद्मपाणि बोधिसत्व, जिसमें बुद्धा का जो पोर्ट्रेट है, वो काफी बड़ा दिखा है, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस, उनका महत्व दिखाने के लिए। तो एक अलग लेवल का पर्सपेक्टिव। तो ये सारे एलिमेंट्स मुझे उस टाइम वो समझने में समझे, देखने मिले। तो उसी को लेके मैं जो ड्राइंग्स है, जो लाइंस है, या जो कलर स्कीम्स है, तो वो सब मैं रिसर्च करता था, वो सब एक्सपेरिमेंटल करता था अपने काम में। तो उसका काफ़ी मुझे यूज़ हुआ अपने काम में। और जो मैं लाइंस अब जो मेरी है ड्राइंग की, वो एक्चुअली प्रिंट मेकिंग जब मैं करता था, इचिंग, तो उस टाइम जो टेक्निकल जो इश्यू चीज़ें हैं, वो टेक्निकल इसे जो चीज़ें मैं नाइफ से ड्राइंग करता था। क्योंकि जो एचिंग में जो लाइन है, वही लाइन मैं अगर पेपर पे लाऊं, तो किस तरीके से ला सकता हूँ। तो नाइफ से ड्राइंग करो, इस तरीके से अलग अलग मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे। बहुत इंटरेस्टिंग। इसलिए मुझे तुम्हारे पेंटिंग में वो लाइंस और फॉर्म्स की खेल बहुत दिखती है। तो लाइंस डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि ये प्रिंटिंग और एचिंग वहां से इंस्पायर होके वहां से बढ़ के आई है उसमें। यस सर जी। लेकिन तुम्हारे फॉर्म्स में मुझे एक और बहुत विशिष्ट दिखता है उसमें। जी एक तो तुम्हारा रिसर्च जो इंडियन आर्ट के बारे में है वो अच्छी है, उसमें तुमने काफी कुछ उसमें देखा है। लेकिन मुझे कहीं तो ऐसा तुम्हारे पेंटिंग में नजर आता है, तुम्हारा जो बैकग्राउंड है ग्रामीण बैकग्राउंड, जी जी सर। जहाँ पे वो एग्रीकल्चर है। क्योंकि मैं इससे पहले भी 2-3 बार जब तुमसे बात किया तो तुम खेत पे काम कर रहे थे, तुम मिट्टी के साथ जुड़े हुए इसमें थे। तो जी सर। मुझे याद है वो बात, वो चर्चा जो हमने की, जब वो पूरे गांव के वातावरण उसमें है, जी 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 बराबर। वो पेड़, वो एक विशाल वातावरण, वो एक निर्मल वातावरण उसमें, जहाँ पे इसमें जी वो सर। खाना, वो संस्कृति, वो सब उसमें। अ, दो चीज मेरे को पूछना था उसमें। सामान्य तरीके से मैं जो भी दूसरे आर्टिस्ट की जो जिसकी ग्रामीण बैकग्राउंड है, जो उसको दिखाना चाहता है, उसमें वो उसकी खूबसूरती, उसकी फिगरेटिव एस्पेक्ट, उनकी जो जन जानवर के बारे में वातावरण में होता है। जी जी लेकिन तुम्हारे फॉर्म्स में एक थोड़ा सररियलिस्टिक एलिमेंट है। मतलब ओके। तुम उसको एक और क्रिएटिव होके और उसमें बहुत सारे वैल्यूज ऐड करके उसको, वो फॉर्म्स को तोड़ते हो, जो नया फॉर्म आता है वो बहुत वैल्यू भरित होता है उसमें। मतलब उसके बराबर। आंखें देखो, 4-4 आंखें हो सकती है, 4-4 सर हो सकता है, उसके हाथ हो सकते हैं उसमें। तो वो जी थोड़ा सररियलिस्टिक दिखता है। तो ये जो वो एक निर्मल ग्रामीण वातावरण से स्फूर्ति लेके
उसमें सररियलिस्टिक एलिमेंट को जोड़ने में ये दो की मिलन कैसा ख्याल आया तुमको? जी। तो सर स्टार्टिंग में मैं एक्चुअली में बैचलर में काम करता था, तो या फिर मास्टर के शुरुआती दिन में मैं काम करता था कि मैं मुंबई में रह के काम कर रहा था। तो उस टाइम मुंबई में कुछ बेगर्स लोग हैं जो सड़क पे रहते हैं, या फिर जो गांव के लोग हैं जो शहर में आते हैं काम के लिए, लेकिन उनको कुछ पूरी फैमिली, लेकिन उनका कुछ शहर सिटी में कुछ काम मिलता नहीं, तो लोग क्या करते हैं कि सड़क के बाजू में या फिर ब्रिज के नीचे अपना घर बसाते हैं, वहीं पे रहते हैं। तो इन पे मैं स्टार्टिंग में काम करता था। पर उसके बाद मैं धीरे-धीरे मैं अपने बारे में सोचने लगा कि मैं मुझे क्या अपना काम कहाँ लेके जाना है। तो जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, या फिर जो भी मेरी में पास्ट एक्सपीरियंसेस है, एक्चुअली मैं फार्मर फैमिली से हूँ, या फिर मैं जो गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, वो मैंने सब कुछ देखा था, वो मैंने सब कुछ बचपन से महसूस किया था। अभी भी मैं चाहता हूँ, अभी मैं घर पे जाके खेती की करने के लिए आता हूँ, या फिर मैं जाता तो अपने गाँव में देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे वो अपील करने लगी कि नहीं, मुझे इनको कुछ वो, क्योंकि उस सोसाइटी का मैं पार्ट हूँ, तो वो उनको अपने काम के थ्रू लाने की मैं कोशिश करूँ, ऐसा मुझे लगा था। तो फिर मैंने काफ़ी फॉर्म के ऊपर काम करना चालू किया, वो उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि जो मैं काम करता हूँ वो कुछ अलग या फिर कुछ ऐसा डिफरेंट दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं जो मैंने देखा है या जो मैंने एक्सपीरियंस करता हूँ वही दिखाने की कोशिश की है। फॉर्मेशन के बारे में अगर बात करूँ तो जो अलग-अलग फॉर्म है, वो मेरे जो फॉर्म्स दिखते हैं, जो वुमेन्स है या फिर जो फार्मर्स है, वो कहीं न कहीं ऐसे डेकोरेटिव या फिर ऐसा रिदमिक या फिर ब्यूटीफुल ऐसा नहीं है। क्योंकि जो गाँव के लोग हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बहुत कणखर रहते हैं, और उनकी मतलब दिन भर काम करना, वुमेन्स भी है या फिर जो मेन्स भी है। तो मुझे लगता लगा कि उनको ब्यूटीफुल क्यों दिखाऊँ मैं, जो है वही दिखाऊँ। या फिर जो आप बोले थे कि 2 हाथ या फिर 4 हाथ है, या फिर 2 बड़े-बड़े हाथ के, तो ये सब मुझे सिम्बॉलिकली मैं उनको लेता हूँ कि वो उनकी एक स्ट्रेंथ है या फिर उनकी पावर है जो काम करने की। हाँ, या फिर जो उसमें अलग-अलग एलिमेंट्स भी ऐड होते हैं, जैसे कि कैक्टस है या फिर जो स्नेक है, या फिर जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स में बहुत मल्टीपल आइज़ है। तो ये सब चीज़ें मैं ऐसे एज़ अ सिम्बॉलिक लेता हूँ, या फिर उनको विंग्स दिखाया है मैंने। हाँ, जैसे कि उससे जो फार्मर भी है, लेकिन जो महिलाएँ हैं उनके साथ ये भी है कि अपनी सोसाइटी पुरुष प्रधान संस्कृति है, तो वो उनका भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट वो महिलाओं के ऊपर गिरता है कि कहीं न कहीं हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली महिलाओं के ऊपर ऐसा खुद का जो एक प्रभाव है, या फिर जो डालते हैं, उनको कभी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश, या फिर उनका गलत तरीके से उनका साथ बिहेवियर करना। ये सब भी चीज़ें गाँव में देखने मिलती है या सिटी में देखने मिलती है। तो ये सब पे मैं काम करता हूँ। जैसे कि जो मैं एलिमेंट्स मेरे काम में आते हैं धीरे-धीरे, जैसे कि कैक्टस वगैरह है। तो ये कैक्टस वगैरह ऐसा है कि कैक्टस, एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट सेंटर में मेरा एक शो हुआ था। तो वहाँ पे एक लेडी आई, और उसको एक पेंटिंग पसंद आया। पेंटिंग था कि ये एक लेडीज़ है, और उसका जो चेहरा है उसपे पूरा मैंने कैक्टस बनाया था, मतलब वहाँ पे फेस नहीं था। तो वो बोली कि मुझे काम बहुत अच्छा लगा है और मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन ये कैक्टस है इसलिए मैं इसको नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि इसको काँटे वगैरह है तो नेगेटिव व्यूज़ आती है। तो मैंने उनको बोला कि आपके पॉइंट ठीक है आपकी वजह से, लेकिन कैक्टस को मैं एज़ अ पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि जो है कैक्टस एक बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन में सर्वाइव करता है, या फिर डेज़र्ट में जहाँ पानी नहीं होता है। तो उसी तरीके से जो महिलाएँ हैं, ख़ास करके गाँव की जो वुमन्स हैं, उनको भी है कि उनको इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, फिज़िकली हो, मेंटली हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, या फिर सोसाइटी में जो कुछ प्रॉब्लम्स है। ये सब होके भी वो खुद अपने आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर खुद का एक आइडेंटिटी बना के वो अभी भी चलती है। तो ये सब बताने के बाद उसको वो अच्छा लगा और उसने वो पेंटिंग खरीदा। तो इस तरीके से वो सिम्बॉल्स है ऐसे। जैसे तो स्नेक है तो अपने उसको मैं एज़ अ पुरुष मानता हूँ, क्योंकि अपने माइथोलॉजी में स्नेक को एज़ अ पुरुष माना गया है। या फिर जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स में मल्टीपल आइज़ है, तो उसका एक ही अ, मैं खुद फार्मर फैमिली से हूँ, तो फार्मिंग एक्चुअली क्या होती है कि मोस्टली नेचर के ऊपर डिपेंड रहती है। जो बारिश आए वगैरह फसल, तो एक पॉजिटिव, एक होप, एक आशावादी जो एक फॉर्म्स है, वो वहाँ से जो एरोज़ वो दिखाई पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत
एक्चुअली सिंबॉलिकली मैं लेता हूँ उसको, और इस तरीके से काम है चल रहा था। एक्सेलेंट, बहुत इसमें एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की तुम्हारे पेंटिंग में, जी सर। वो जितना भी ग्रामीण सब्जेक्ट हो या उसकी एक वातावरण हो, वो उसमें काफी कंटेम्प्ररी एलिमेंट्स है, जैसे कि शहर का एलिमेंट्स है उसमें, यू नो, वो बिल्डिंग है, वो ये है, तो एक ग्रामीण कैरेक्टर है लेकिन एक शहर का वातावरण जैसा, ये एक हुआ। दूसरी बात ये है, कुछ पेंटिंग्स ऐसे हैं जिसमें ग्रामीण बाग, शहर बाग, माइथोलॉजी और अभी के वातावरण में इंसान को, ये चारों को बहुत अच्छी तरीके से क्लब किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जी पेंटिंग सर। देख रहा था जहां पे वो हमारे पौराणिक कथा में ऐसा आता है कि वराह पूरा धरती को उठाता है उसमें जो है, जी लेकिन जी 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 हमारे पेंटिंग जी। में सिर्फ वराह का चेहरा है, वो धरती की जगह पे एक घर है एंड उसके पीछे जो एक मर्द का फेस है, एक बहुत अच्छा क्लबिंग है यस वो, सर। एक पौराणिक कथा और यस सर। आज की वातावरण, आज का एक परिस्थिति में ऐसा। तो तुम्हारे काफी पेंटिंग्स में वो पौराणिक, वो शहर की जीवन, ग्रामीण जीवन, और इस इन तीनों के बीच में कहीं तो इंसान, एक मर्द, एक स्त्री, एक औरत, एक यहाँ पे, ये तो जी सर। ये चारों का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थीम पे है उसकी उस। एक्चुअली सर आपने ये काम बोला, अभी मैं नया काम एक स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं नए सीरीज पे काम कर रहा हूँ। जो आपने काम बोला वो काम उसके ऊपर है। जिस लास्ट 2-3 ईयर से हमारे कोल्हापुर, सांगली, सातारा में काफ़ी ज़्यादा तादाद से बारिश होने के कारण बाढ़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था उस टाइम। उसमें मेरा हमारे गांव में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था। हमारे घर पे कुछ हुआ नहीं, लेकिन हमारी पूरी खेती बह के चली गई, और उस टाइम लोगों के पूरे गांव के गांव या फिर घर के घर बाढ़ के साथ बहकर चले गए। तो वो एक्सपीरियंस के ऊपर मैं कोई अभी कुछ नया काम कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने ये दिखाया है कि जो लोगों ने अपने घर बचाने या फिर जो कुछ उस टाइम प्रॉब्लम हुए थे, तो उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे कि ये जो आपने वराह का बोला, कि वराह अवतार में क्या हुआ था कि विष्णु ने वराह का अवतार लेके जो अपने अर्थ समुद्र में डूबी थी, उसको बाहर निकाल दिया। तो वैसा ही उसी रेफरेंस को लेके मैं अभी जो रिसेंटली जो इश्यूज है या फिर जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको मैं दोनों एक साथ कैसे उसको मोल्ड कर सकता हूँ और एक अलग सा फॉर्मेशन कैसे कर सकूँ। तो ये मैं मोस्टली करता हूँ इस तरह का काम। तो वही है, जो एक फार्मर है या फिर जो गांव का एक जनरल सामान्य मानुस है, आदमी है, वो अपना एक घर बचाने का एक ऐसा प्रयास कर रहा है। जो बाढ़ में आप देखोगे तो पूरा वो बाढ़ में आधा डूबा है ऐसे। तो वही वही है, रेफरेंस वही है कि फिर उसका मैंने वो वराह का जो फेस दिया है, और वहां से उसको वो घर उठा रहा है, जो एक प्रयास कर रहा है कि अपना घर बचाने का इस तरीके से। तो इस तरीके से अभी मैं काम कर रहा हूँ नया। तो उसमें काफ़ी सारे वर्क ये है कि 4x4 फीट का एक बड़ा काम है, अभी अब मैं चालू किया है। तो इस तरीके से है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि तुम्हारे काफी काम में मैंने वो देखा है कि दो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को तुम बहुत खूबसूरत तरीके से उसको जोड़ के एक तीसरा कॉन्सेप्ट निकालते हो। जी सर, जी सर। एक्चुअली वही है जैसे कि कि मैं हम हाँ, जैसे कि हम दशावतार में देखते हैं, फॉर एग्जांपल नरसिम्हा अवतार हो या वराह अवतार हो, हाँ, या बराबर। इसमें जहाँ पे ये एक इंसान की बॉडी है, जानवर की चेहरा है, लेकिन दोनों को जब मिलता है तो एक तीसरा पावरफुल निकलता है। यस सर, यस सर। इतना एक्चुअली सो ये बहुत तुम्हारे, सारी चीज़ें देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखते रहता हूँ, और अपने काम को किस तरीके से काम या कोई फॉर्म ऐसा सूटेबल हो सकता है या अपने माइथोलॉजी में, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन मैं करके कुछ अलग एक इमेजनरी अलग इमेज या फिर अलग कुछ मैसेज देने का मैं ट्राई करता हूँ। तो ये हुई तुम्हारी लाइंस और फॉर्म्स के बारे में। जी सर। तीसरी बात लगी मुझे कलर्स के बारे में, तुम्हारे कलर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके। ये वो ब्लू व्यू, वो येलो का टिंज आता है, ब्लैक का टिंज, वो काफी मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारे थोड़े यूरोपियन कलर्स हैं, मतलब ओके। इंग्लिश कलर्स हैं। एंड इसका भी मिश्रण देखो, मतलब उसका जो परिकल्पना कॉन्सेप्ट है वो इंडियन है, लेकिन उसके कलर की टिंज जो है वो पाश्चात्य है।
ओके। वो भी एक बहुत अच्छा उसका क्या बोलते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है उसमें। तो नहीं तो कैसा होता है ट्रेडिशनली इंडियन आर्ट में, कैसा मालूम है, वो रेड, वो ब्लू, वो यस ग्रीन, यस, वो जरा येलो, सब। सब इट्स लाइक वेरी डायरेक्ट आता है उसमें। लेकिन जी तुमने जी कलर के साथ भी वो इतना खेला है उसमें, उसके साथ। तो वो अपने कलर पैलेट के बारे में थोड़ा बताओ ना। जी सर, जी सर। एक्चुअली सर मुझे लगता है कि मेरा काम जो है वो प्रॉपर अभी जैसे कि मिनिएचर स्टाइल है या फिर ट्रेडिशनल स्टाइल है, ऐसे ही इसी पे सीमित मुझे नहीं रखना है अपना काम ऐसे। तो थोड़ा सा कलर वगैरह स्टार्टिंग में क्या होता था कि मैंने काफ़ी कवर्स किए थे ऑयल या फिर उसमें, तो काफ़ी वो अर्थी कलर आते थे, क्योंकि मैं गाँव से वो फैमिली फार्मर फैमिली से हूँ, तो बहुत सारे अर्थी कलर आते थे। फिर धीरे-धीरे मैं अपने काम कलर के बारे में सोचने लगा, धीरे-धीरे उसके बारे में मैं और देखने लगा कि मैं बहुत सारे वर्क देखता हूँ, बहुत इंडियन आर्टिस्ट या फिर वेस्टर्न आर्टिस्ट का काम देखता हूँ। तो कहीं न कहीं से वो कलर आते जाते हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स में भी मैंने काफ़ी सारे वर्क देखता हूँ, वो वहाँ के जो कलर्स हैं। लेकिन जो एक मिक्सचर होना चाहिए कलर का, एक अलग मतलब मैं उसमें वाटर कलर भी यूज़ करता हूँ, ऊपर से पेस्टल वगैरह या फिर एक्रिलिक। ऐसा अलग-अलग करके एक अलग टोन उसमें से डेवलप होती है। तो ऐसे कोई फिक्स मेरी जैसे कि कलर पैलेट है नहीं, लेकिन वो धीरे-धीरे डेवलप हो जाती है ऐसे काम करते-करते समय। तो ये है कि एक कलर पैलेट के बारे में अगर बोलोगे तो ऐसा मेरा फिक्स एक ऐसा ही कलर नहीं रहता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के हिसाब से वो कलर चेंज होते जाते हैं। मोस्टली मैं अर्थी कलर यूज़ करता था, थोड़े बहुत आते हैं धीरे-धीरे अभी भी, लेकिन अभी चल रहा है थोड़ा काम उसमें। कलर्स का हुआ नेक्स्ट। अगर जब मैं अगर कॉम्पोजिशन के बारे में सोचूं, तो इसके बारे में जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तुम्हारे काफी सारे पेंटिंग्स में है ना, तुम जिस प्रकार से वो एक ब्लैंक कैनवस को तोड़ते हो हुँ, पहला लाइंस में, तो डायगोनल लाइंस बहुत है तुम्हारे पे, वो बहुत हीरो एलिमेंट है तुम्हारे पेंटिंग में। जी, जी, जी। कहीं ना कहीं देखो उसमें वो एंड काफी सारे टाइम पे मैं ऐसा देखता हूं कि वो एक डायगोनल लाइन, वो एक चैलेंजिंग पोजीशन पे है वो, क्योंकि कैनवस में है ना, एक सीधा हो या वर्टिकल, वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल, सीधा टेढ़ा, इसको उसके साथ आराम से खेल सकते हैं। लेकिन एक डायगोनल लाइन को कैनवस के चैलेंजिंग पोजीशन में डालना है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। यस, यस, क्योंकि यस। एक डायगोनल लाइन आता है ना, फिर उसको बैलेंस करते करते अगर वो बैलेंस ना हुई, तो फिर वो पेंटिंग बहुत एक तरफ से झुक जाता है उसमें। जी, 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 जी। तो तुम्हारे काफी सारे पेंटिंग्स को मैं देखता हूँ तुम्हारे कॉम्पोजिशन में, वो एक डायगोनल लाइन ऐसा लाते हो एंड उसके बाद खेल करते हो वहां पे। तो अपने कॉम्पोजिशंस के बारे में बताओ ना, कोई भी पेंटिंग देखो तुम्हारा, ऐसा ओके। आड़ा टेढ़ा एक डायगोनल लाइन का हीरो एलिमेंट रहता है, वो ऐसा क्यों? आई मीन कुछ खास वजह या उसके खास बारे में? मतलब ऐसा कुछ खास वजह नहीं, लेकिन वो आते हैं धीरे-धीरे, एक्चुअली डायरेक्टली आते हैं ऐसे नेचुरली। क्योंकि मैं जब कोई भी ब्लैंक पेपर हो या कुछ हो, तो या फिर पेपर पे मैं स्क्रिबलिंग जो करता हूँ, तो ऐसा ही डायगोनल लाइन डायरेक्ट आती है, क्योंकि उसमें एक फोर्स होता है ये। तो एक्चुअली उसका रीज़न अगर बोला जाए तो जो एक कंपोज़िशन का है, एक ट्रायंगुलर कंपोज़िशन होता है ऐसे। जैसे लियोनार्डो विंची या फिर इसमें आप लोग देखेंगे तो उनका एक ट्रायंगुलर एक जो कंपोज़िशन है, तो वहीं पे हमने आर्ट हिस्ट्री के लेक्चर में हमने पढ़ा है वो, मतलब कॉलेज में। तो वहीं से थोड़ा कंपोज़िशन का अलग हम लोग मैंने ट्राई किया था, अलग-अलग वे से कैसे उसको कंपोज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी स्केचेस और काफ़ी जो कुछ फॉर्म को अलग-अलग जगह बिठा के देखना, ये सब जो है, उस टाइम होता था। लेकिन उसमें कुछ मिनिएचर पेंटिंग जो मैंने कुछ स्टडी किए थे, तो वहाँ पे जो वहाँ पे भी अलग हमें कंपोज़िशन देखने को मिलता है। तो वहीं से भी वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कंपोज़िशन के बारे में। बेसिकली एक्चुअली कंपोज़िशन मैंने कुछ ऐसा देखा में जो फॉर्म्स है, वो इनडायरेक्टली होते जाती है ऐसे। लाइन्स के बारे में अगर बोलोगे तो डायलॉग डायगोनल अगर बोल रहे हैं आपको, अ, वो नेचुरली होता जाता है मेरे से, वो आता जाता है पहले स्टार्ट से। वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट है
जो मतलब एक थोड़ा कोई चैलेंजिंग सब्जेक्ट है जो करना चाहते हो और अभी तक नहीं किए हो, एंड लगता है कि यार इसको ऐसा सब्जेक्ट को एक बार करना चाहिए ऐसा? ओके, एक्चुअली मैं जो अपना अभी फ्यूचर में करने का मतलब प्लान है, वैसे कि जो मेरा काम है उसको लेके मैं थोड़ा-सा एक बड़े लेवल पे काम करना चाहता हूँ। सब्जेक्ट तो वही है, लेकिन उसमें कुछ अलग-अलग एलिमेंट्स या फिर अलग कुछ आएँगे। एक्चुअली मैं उसको 3D फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी कुछ काम स्टार्ट भी किया है। लॉकडाउन के टाइम मैंने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे कि हम अपने कैम्प में एक काम किया था मैंने, आपसे भी आपने कुछ सजेशन दिए थे, जैसे कि वॉल पे और नेचुरल कलर्स वगैरह सब बना के मैंने काम किया था। तो वो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था, कुछ अलग टेक्निक, अलग सरफेस पे काम किया था। उसके बाद मैंने मटेरियल्स ना होने के कारण वहाँ पे जो कौलारू होते हैं, जो छत पे ऊपर आने वाले, और जो लंबे-लंबे कवर होते हैं, मिट्टी से बनाते, तो उनके ऊपर मैंने काम किया था उस टाइम। तो उसी को लेके मैं अभी काम स्टार्ट किया है मैंने। वो उस टाइम तो टूटे थे, लेकिन अभी वो उनको मैंने परमानेंटली लॉन्ग टाइम के लिए पेपर पल्प या पीओपी में बना के कुछ काम स्टार्ट किए हैं। तो उस तरीके से मैं अभी कुछ बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे मैं काम करना चाहूँगा। और सब्जेक्ट तो वही है, उसी को लेके अभी मैं जैसे कि मैंने बताया कि फ्लड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से धीरे-धीरे और कुछ चीज़ें आती जाएँगी, ऐसे नए सब्जेक्ट। कुछ ऐसे खास कलाकार हैं जो बहुत इंस्पायर करते हैं? इंडिया के कौन से कलाकार है जो तुमको बहुत इंस्पायर किए, मतलब जो बड़े सीनियर महाकलाकार होके चले गए? जी सर, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ऐसे, जैसे कि तैयब मेहता है, या फिर लक्ष्मा गौड़ है, जो अभी हैदराबाद के आर्टिस्ट है। उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोस्टली जो एचिंग और ड्राइंग करते हैं। अतुल डोडिया वगैरह है ऐसे। तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, उनका काम, हर एक का काम मैं देखते रहता हूँ। तो मेरा यही रहता है कि उन सबसे लेके मैं खुद की एक आर्ट लैंग्वेज कैसे क्रिएट कर सकूँ। और जैसे मिनिएचर वर्क्स में बहुत सारे देखता हूँ, मिनिएचर पेंटिंग्स में, वो मैं काफ़ी मुझे इंस्पायर करते हैं। तो वेस्टर्न आर्टिस्ट में अगर देखो तो वैन गॉग गया है, या फिर पिकासो है। पिकासो को मैं ज़्यादा तो पिकासो के कुछ फॉर्म्स मेरे काम में भी आते हैं ऐसे, कुछ-कुछ जो गुएर्निका के फॉर्म। क्योंकि जो मेरा जो अभी का रिसेंट काम है, या फिर जो एक इश्यू है, उसको मैं वहाँ कंपेयर करके दोनों का एक साथ एक मेल-जोल मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से बहुत सारे आर्टिस्ट मुझे इंस्पायर करते हैं, बहुत सारा मैं काम देखते रहता हूँ, बहुत लोगों का काम। बहुत सुंदर सागर, काफी सारे बातें हुई, डिस्कशन हुई, एंड अच्छा लगा तुम्हारे कॉन्सेप्ट, तुम्हारे थीम के बारे में सब जान के। हम ठीक है। हम फिर से एक बार मिलेंगे, कुछ और यस सर, डिस्कशन, स्पेशली एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में डिस्कशन में हम फिर से मिलेंगे। एंड ज़रूर। एंड बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, तुम्हारे साथ डिस्कशन करके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपना काम के बारे में आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। तो मित्रों, ये थे सागर कांबले, मुंबई स्थित आर्टिस्ट हैं, जिनके विचार आपने सुने अभी। तो do like, share and comment on this channel. Let us know what you think about this, and subscribe channel We Are Artists. Thank you very much. Thank you, Sagar. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।